देखो, शासन के प्रकार। दुनिया में 4 प्रकार का शासन पाया जाता है। ये नाम आपने कभी न कभी सुने होंगे। शासन का मतलब सरकारें कैसे काम करती हैं, गवर्नेंस कैसे होता है। एक नाम तो आपने सुना होगा, संसदीय शासन। एक नाम सुना होगा, अध्यक्षीय शासन। एक सुना होगा, एकात्मक शासन। और एक सुना होगा, संघात्मक शासन। दुनिया में जहां जहां लोकतंत्र है, शासन के इन 4 में से 2 प्रकार पाए जाते हैं। ये जो 2 प्रकार हैं, इनका तो संबंध है कि शक्ति का विकेंद्रीकरण। आपको पता होगा, पावर एक जगह होती है, पावर कई जगह होती है, ठीक है ना। विकेंद्रीकरण के आधार पर पता चलता है कि शक्ति एक जगह है तो एकात्मक, शक्ति जगह जगह है तो संघात्मक। जैसे केवल एक ही सरकार है, केंद्र सरकार, एकात्मक। केंद्र के साथ साथ राज्यों की सरकारें भी हैं, संघात्मक। तो शक्ति के बंटवारे के आधार पर शासन 2 प्रकार का है, एकात्मक और संघात्मक। जैसे ब्रिटेन एकात्मक है, राज्य है ही नहीं, ब्रिटेन में राज्य नहीं है। और जहां राज्य नहीं होते हैं वो कैसा शासन होता है, एकात्मक। नाम से पता चलता है एकात्मक, यूनिटरी शासन। चीन इसका उदाहरण है, हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश, एकात्मक। तो जहां केवल एक ही सरकार होती है पूरे देश में ही, वो कैसा शासन होता है, एकात्मक। उदाहरण कौन से हुए, चीन हुआ, बांग्लादेश हुआ, ब्रिटेन हुआ। जहां केवल एक ही सरकार होती है, सेंटर की सरकार होती है, राज्य वहां नहीं होते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा एकात्मक का उदाहरण होता है ब्रिटेन। ब्रिटेन दुनिया का एकात्मक देश है। और संघात्मक उसको कहते हैं जहां केंद्र के साथ साथ राज्य भी पाए जाते हैं। तो शक्ति बांटती गई, इसका मतलब संघात्मक। शक्ति एक जगह ही रख दी, एकात्मक। समझ में आ गया होगा मेरी बात। तो भारत कैसा देश है, संघात्मक है। लेकिन भारत वाली संविधान सभा ने एक बड़ी जोरदार कलाकारी कर दी। क्या कलाकारी कर दी कि कुछ लक्षण एकात्मक के डाल दिए और कुछ लक्षण संघात्मक के डाल दिए। जैसे भारत संघात्मक है लेकिन नागरिकता एक ही है, इकरी नागरिकता। इकरी नागरिकता एकात्मक का लक्षण है। जहां संघात्मक होता है वहां दोहरी नागरिकता होती है। जैसे अमेरिका में एक केंद्र की नागरिकता लेनी पड़ती है, दूसरी उस राज्य की नागरिकता लेनी पड़ती है जहां पर आप निवास करना चाहते हो, ठीक है ना। तो हमारे यहां क्या कर दिया, एकात्मक और संघात्मक का मिश्रण कर दिया, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे इनको। दूसरा, संसदीय और अध्यक्षीय। इसका मतलब क्या होता है कि सरकार के ये जो 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यहां पर ये जो 2 अंग हैं, इनमें आपस में संबंध कैसा है, इससे पता चलता है कि संसदीय है कि अध्यक्षीय है। जैसे प्रश्न आ गया, शक्ति विभाजन की दृष्टि से भारत में शासन का कौन सा प्रकार पाया जाता है, तो उत्तर क्या आएगा, शासन का प्रकार शक्ति का विभाजन। तो संघात्मक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर भारत में शासन का कौन सा रूप पाया जाता है, संसदीय। ऑप्शन चारों आएंगे। विद्यार्थी के समझ में नहीं आता, पूछना क्या चाहता है एग्जामिनर। विधायिका और कार्यपालिका यानी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर भारत में कौन सा शासन है, संसदीय। अब यहां पर एक चीज तो समझ में आ गई कि दुनिया में शासन के 4 प्रकार हैं। 2 प्रकार का संबंध तो यह है कि शक्ति एक जगह है कि कई जगह है। और 2 संबंध इस बात पर निर्धारित होते हैं कि विधायिका और कार्यपालिका में संबंध कैसे है, ठीक है।
ये चार नाम समझ में आ गए, इनका मोटा मोटा अर्थ आपके समझ में आ गया कि जहां विधायिका और कार्यपालिका का गहरा संबंध है वहां संसदीय होता है, संबंध गहरा नहीं होता है वहां अध्यक्षीय होता है। अब इसकी विशेषता देखना आप, हमारे यहां विधायिका कौन है? हमारे यहां विधायिका कौन है? संसद। देखो, व्यवस्थापिका का मतलब है संसद, कार्यपालिका का मतलब मंत्री परिषद, इतना तो आप जानते ही हैं। विधायिका यानी संसद, कार्यपालिका मानी मंत्री परिषद। हमारे यहां संविधान में संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों को मिला के संसद कहा गया है आर्टिकल 79 में। आर्टिकल 79 भारतीय संविधान का है। वो संसद किसको कहता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति संसद का अंग है। क्यों? क्योंकि संसद की परिभाषा क्या होती है? सरकार का वह अंग जो कानून बनाता है। सरकार का वह अंग जो कानून बनाता है। कानून राज्यसभा और लोकसभा के पारित होने के बाद में राष्ट्रपति के साइन से ही तो बनता है। तो राष्ट्रपति संसद क्यों है? क्योंकि राष्ट्रपति के साइन के बिना कोई कानून नहीं बनता है, और संसद उसको कहते हैं जो कानून बनाती है। यदि राष्ट्रपति को संसद में शामिल नहीं करते तो संसद की परिभाषा अधूरी रहती। ठीक है। मंत्रिपरिषद में कौन आता है? प्रधानमंत्री आता है और उसके मिनिस्टर्स आते हैं, चाहे वो मिनिस्टर किसी भी कैटेगरी का हो, कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, उप मंत्री हो, किसी भी प्रकार का हो। ये सारी मंत्रिपरिषद है। अब ध्यान से सुनना, इस संसदीय की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? पहली विशेषता क्या होती है संसदीय की? कि मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद का मतलब क्या हुआ? कार्यपालिका। बोलिए, कार्यपालिका ही तो हुआ मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद या कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से होगा, में से। इस लाइन का क्या मतलब निकला? मंत्रिपरिषद का निर्माण संसद में से होगा। इसका मतलब कोई व्यक्ति पहले सांसद बनेगा फिर मंत्री बनेगा। भारत में कोई भी व्यक्ति मंत्री बनना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ता है? पहले संसद में जाना पड़ता है, लोकसभा में जाए चाहे राज्यसभा में जाए, तभी तो मंत्री बनेगा। यदि किसी भी सदन में सदस्य नहीं है तो मंत्री अधिकतम 6 महीने रह सकता है। तो जहां जहां संसदीय होता है, ये प्रणाली होती है, उस देश के शासन की पहली विशेषता क्या होगी? कि संसद में से मंत्री बनेंगे। कोई भी व्यक्ति मंत्री बनना चाहता है तो पहले कहां जाना पड़ेगा? संसद में जाना पड़ेगा। संसद में नहीं जाओगे तो मंत्री नहीं बन सकते, केवल अपवाद स्वरूप 6 महीने के लिए रह सकते हो आप। तो पहली विशेषता तो क्या हुई संसदीय की? कि संसदीय में संसद में से मंत्री बनते हैं। पहली खास बात तो ये हुई। दूसरी खास बात क्या हुई? जिस देश में नाम मात्र वह वास्तविक कार्यपालिका पाई जाए, यानी दोनों प्रकार की कार्यपालिका पाई जाए, इसका मतलब संसदीय है। कार्यपालिका दो प्रकार की हो, एक नाम की, एक काम की, एक वास्तविक, एक नाम मात्र की। तो भारत में नाम मात्र तो राष्ट्रपति हुआ और वास्तविक कौन हुआ? मंत्रिपरिषद। जिस देश में दो प्रकार की कार्यपालिका है, इसका मतलब संसदीय है। इस देश में संसदीय है, दो विशेषता हुई। पहली विशेषता, मंत्रिपरिषद यानी मंत्रिमंडल का निर्माण संसद में से होता हो। दूसरी विशेषता, जहां दो प्रकार की कार्यपालिका हो, नाम मात्र और वास्तविक, वो संसदीय होगा। तीसरी विशेषता क्या होगी? कि ये जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद का मतलब मैंने क्या बताया था? कार्यपालिका। ये सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।
सामूहिक उत्तरदायी किसके प्रति? विधायिका के प्रति। विधायिका यानी व्यवस्थापिका के प्रति। पहली विशेषता, मंत्री बनेंगे तो संसद में से बनेंगे। दूसरी विशेषता, जहां दो प्रकार के कार्यपालक हों, एक नामकार एक वास्तविक। और तीसरी, मंत्री परिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। सामूहिक का मतलब यह हुआ कि एक मंत्री को संसद हटाती है तो एक मंत्री नहीं जाएगा, सारे मंत्री जाएंगे। साथ डूबते हैं साथ तैरते हैं। एक मंत्री की गलती सबकी गलती, एक मंत्री का अच्छा काम सबका अच्छा काम। यदि भारत सरकार का एक्स मंत्री गलती कर देता है, जैसे विदेश मंत्री गलती कर देता है, और उसके विरुद्ध में लोकसभा ने अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया, तो अकेला विदेश मंत्री नहीं जाएगा, पूरी टीम जाएगी उसकी मंत्रिपरिषद, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है। क्यों? क्योंकि मंत्रिपरिषद भारत में सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? विधायिका के प्रति। और विधायिका में भी भारत में लोकसभा के प्रति, क्योंकि जनता का सदन कौन सा है? लोकसभा। तो तीन बातें समझ में आई संसदीय की। मंत्रिपरिषद यानी कार्यपालिका संसद में से बनेगी। दूसरी, जहां नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका पाई जाए। तीसरी बात, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी हो किसके प्रति? विधायिका के प्रति। चौथी विशेषता, जिस देश में अविश्वास प्रस्ताव आए, अविश्वास प्रस्ताव, उस देश में संसदीय प्रणाली होती है। अविश्वास प्रस्ताव जानते हो आप कि हमारा मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद बनी। मंत्रिपरिषद क्यों बनी? क्योंकि उसको लोकसभा में बहुमत है। लोकसभा ने एक नेता चुना, वो पीएम हो गया और सारे उसके मंत्री हो गए। अब यदि लोकसभा 5 साल के अंदर कभी भी ये कह दे कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, यानी लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव ले आए मंत्रियों के विरुद्ध में, तो सरकार गिर जाएगी पारित होते ही। तो जिस देश में अविश्वास प्रस्ताव आता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, उस देश में संसदीय प्रणाली ही होती है। अब आप कंफ्यूज मत हो जाना। अब केवल आप संसदीय और अध्यक्षीय ही पढ़ रहे हो। केवल अंतर बताने के लिए बताया था कि शासन के 4 रूप हैं, उसमें से 2 की स्टडी कर रहे हैं हम। भारत में कौन सा प्रकार है? संसदीय। और संसदीय किसको कहते हैं? पहली विशेषता हुई मंत्री संसद में से बने। दूसरी विशेषता हुई नाम मात्र वास्तविक कार्यपालिका हो। तीसरी विशेषता हुई मंत्री परिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हो। और चौथी बात, अविश्वास प्रस्ताव आ सकता हो, यानी मंत्री परिषद को चाहे जब हटा सकते हो। अब चाहे जब हटा सकते हो तो अस्थिर सरकार, अस्थिर सरकार कौन सी प्रणाली की विशेषता हुई? संसदीय की हुई। अध्यक्षीय अमेरिका में है, और अमेरिका में आपको पता होगा कि एक बार राष्ट्रपति बन जाता है ना, वो 4 साल रहता ही रहता है, ठीक है ना। उसको हटाना आसान नहीं है, क्योंकि महाभियोग की प्रक्रिया है। महाभियोग की प्रक्रिया और अविश्वास की प्रक्रिया अलग अलग होती है। महाभियोग और अविश्वास की प्रक्रिया अलग अलग होती है। जैसे हमारे यहां पर अविश्वास प्रस्ताव से मंत्रिपरिषद को हटाया जा सकता है, और महाभियोग की प्रक्रिया से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये 5वीं विशेषता हुई, जहां सरकारें बार बार गिर जाती हैं अविश्वास प्रस्ताव के कारण से, वो संसदीय प्रणाली हुई, ठीक है। अब देखो आप, भारत में संसदीय है, और संसदीय के ये सारे लक्षण भारत में पाए जाते हैं। आप सबको पता है कि मंत्री बनना है तो संसद जाना पड़ेगा, एक नाम का होगा एक काम का होगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा। अब एक चीज बताओ मुझे, एक शब्द मैंने आपको बताया था, शक्ति पृथक्करण। शक्ति पृथक्करण किसको कहते हैं? ये अपना काम करेगी, ये अपना काम करेगी, न्यायपालिका अपना काम करेगी,
सरकार के 3 अंग हैं, तीनों को बांट दिया। अब यहां बताइए, मंत्री संसद का सदस्य होता है कि नहीं होता है भारत में? तो शक्ति पृथक्करण कम हो गया ना भाई। कोई मंत्री संसद के अंदर गया तो सांसद के रूप में, बाहर निकलते ही मंत्री के रूप में। तो संसद संसद ही रहती है कि कार्यपालिका भी बन जाती है? संबंध गहरा हुआ कि कम गहरा हुआ? गहरा हुआ भाई। मंत्री मंत्री भी रहता है और सांसद भी रहता है। तो जो संसद में बैठता है तो सांसद है और बाहर निकलते ही मंत्री है। इसलिए जहां शक्ति पृथक्करण कम पाया जाता है वो कौन सा शासन होता है? संसदीय। जहां विधायिका विधायिका ही रहती है, कार्यपालिका नहीं बन सकती, वो कौन सा शासन होता है? अध्यक्षीय। और जहां विधायिका विधायिका ही नहीं, कार्यपालिका भी बन जाती है, कौन सा हुआ? संसदीय। कोई मंत्री बना और वापस हटा दिया और वापस सांसद ही रह गया, कौन सी प्रक्रिया हुई? संसदीय हुई। तो जहां संसद संसद ही रहती है, विधायिका विधायिका ही रहती है, इसका मतलब कौन सी प्रणाली है? संसदीय। ठीक है। शक्ति पृथक्करण कम पाया जाए, संसदीय। तो शक्ति पृथक्करण किस शासन का लक्षण हुआ? अध्यक्षीय का। बिल्कुल बीच में दीवार होती है, संसद संसद ही रहती है, कार्यपालिका कभी नहीं बन सकती अध्यक्षीय में। और जहां संसदीय होती है वहां विधायिका विधायिका तो रहती है, कार्यपालिका भी बन जाती है। और कार्यपालिका बनने के लिए आपको जरूरी है विधायिका बनना। ये 5-6 विशेषताएं यदि आपके समझ में आ गई तो इसका मतलब यह है कि आपको संसदीय प्रणाली समझ में आ गई। ठीक है ना। अब आगे जब आप सरकारें पढ़ोगे तब ये समझ में आएगा कि अच्छा ये फर्क है दोनों में। ये दुनिया में सबसे पहले कहां आई? ब्रिटेन में। और ब्रिटेन से ही भारत में आई, इसलिए ब्रिटेन को संसदीय शासन प्रणाली का घर कहा जाता है। और ब्रिटेन की संसद को दुनिया की संसदों की जननी कहा जाता है। ठीक है ना। तो संसदीय शासन प्रणाली की 5-6 बातें हैं। मंत्रिपरिषद का निर्माण संसद में से होगा। मंत्रिपरिषद के अलावा नामात्र और वास्तविक कार्यपालिका होगी। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान होगा और अविश्वास आएगा तो अस्थिर सरकारें होंगी। शक्ति पृथक्करण कम पाया जाएगा। और मंत्री मंत्री नहीं विधायक भी रहता है, और विधायक मंत्री बन सकता है और मंत्री विधायक रहता ही रहता है। इस प्रकार का जो शासन होता है वो संसदीय होता है। ठीक है। अब ये तो लक्षण हो गया संसदीय का। अब इसका उल्टा है अमेरिका में अध्यक्षीय, वहां समझना, तब ये समझ में आएगा आपके। जैसे अमेरिका में क्या है, अमेरिका में आपने नाम सुना होगा, एक राष्ट्रपति होता है, अभी जो बाइडेन है। फिर एक संसद होती है, संसद का नाम वहां पर है कांग्रेस। अमेरिकी संसद का क्या नाम है? कांग्रेस है। इस कांग्रेस के 2 सदन हैं भारत की तरह। उच्च सदन का नाम तो है सीनेट और निम्न सदन का नाम है प्रतिनिधि सदन। प्रतिनिधि सदन, इसमें 100 सदस्य होते हैं, इसमें 435 सदस्य होते हैं। ये तो हुई कार्यपालिका और ये हुई वहां की विधायिका। विधायिका का दूसरा नाम क्या हो सकता है? व्यवस्थापिका। हमने क्या लाइन पढ़ी थी संसदीय में कि कार्यपालिका का निर्माण विधायिका में से होता है। ये अमेरिका की विधायिका है और ये कार्यपालिका है। तो अमेरिका में राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जनता करती है 538 लोगों का, और ये 538 लोग राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। जनता के माध्यम से होता है। जनता चुनती है 538 लोगों को, इसको निर्वाचक मंडल कहते हैं, इलेक्टरल कॉलेज कहते हैं। ये 538 लोग चुनते हैं राष्ट्रपति को। संसद का कोई लेना देना नहीं है। तो पहली विशेषता तो संसदीय वाली यहां लागू नहीं हुई ना, कि मंत्रिपरिषद का निर्माण संसद में से होगा।
फिर अमेरिका में मंत्री कहां से आते हैं? अमेरिका में मंत्री राष्ट्रपति नियुक्त करता है और उस मंत्री के लिए संसद का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। अमेरिका में मंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, जबकि भारत में क्या है, यदि मंत्री बनना है तो संसद में आना पड़ेगा। अमेरिका में तो यहां तक भी है कि कोई व्यक्ति मंत्री बनता है और संसद का सदस्य है तो उसको पहले संसद की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी, पहले संसद की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी, फिर ही मंत्री बन सकता है। इसलिए अमेरिका में कोई भी व्यक्ति मंत्री है तो वो कभी चुनाव नहीं लड़ता है, बिना चुनाव लड़े मंत्री बनता है। और हमारे यहां संसद का सदस्य बनेगा तो ही मंत्री बनेगा। तो पहली चीज समझ में आ गई होगी, मंत्रिपरिषद और कार्यपालिका में से निर्माण नहीं होता है, विधायिका में से निर्माण कार्यपालिका का नहीं होता है। दूसरी लाइन पढ़ी, नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका पाई जाए संसदीय में, यहां एक ही है, यहां नाम मात्र का कोई है ही नहीं, वास्तविक ही है कौन? राष्ट्रपति। तो ये विशेषता भी नहीं पाएगी। तीसरी, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है ना, मंत्रिपरिषद अमेरिका में केवल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, संसद के प्रति कोई उत्तरदायी नहीं होती है। हमारे यहां जब संसद का सत्र चलता है तो सारे मंत्री संसद के सामने जाते हैं कि नहीं जाते हैं, प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि नहीं देते हैं? अमेरिका में नहीं जाते हैं, अमेरिका में नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। और अध्यक्षीय शासन प्रणाली की एक खास बात होती है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली की खास बात होती है कि कोई भी मंत्री संसद का सदस्य नहीं होता है। तो अमेरिका में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। चौथी विशेषता, अविश्वास प्रस्ताव। अमेरिका में कभी भी अविश्वास प्रस्ताव राष्ट्रपति के विरुद्ध नहीं आता है। महाभियोग आता है, 4 राष्ट्रपतियों के विरुद्ध में आ चुका है, ठीक है ना, लेकिन पारित किसी के विरुद्ध में नहीं हुआ। 250 सालों में ये हालत हुई है। तो आप देखिए कि ये अविश्वास का कॉन्सेप्ट भी संसदीय में ही होता है, अध्यक्षीय में नहीं होता। और अमेरिका में स्थिर सरकारें होती है, एक बार राष्ट्रपति बन गया 4 साल रहेगा, क्योंकि महाभियोग तो बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और अविश्वास प्रस्ताव आ नहीं सकता क्योंकि संसदीय नहीं है। स्थिर सरकार है, उल्टा संसदीय में अस्थिर थी, यहां कैसी है? स्थिर। शक्ति पृथक्करण पाया जाता है। देखो आप, राष्ट्रपति और मंत्री अलग है, संसद अलग है, न्यायपालिका अलग है, तीनों के बीच में दीवार है। ऐसा नहीं है भारत की तरह कि कांग्रेस का सदस्य राष्ट्रपति बन जाए, राष्ट्रपति कांग्रेस का सदस्य और मंत्री कांग्रेस का सदस्य हो और कांग्रेस कार्यपालिका का काम करे, ऐसा नहीं है। भारत में जैसे है, मंत्री सांसद भी है और सांसद मंत्री बन सकता है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए शक्ति पृथक्करण किस शासन का लक्षण हुआ? अध्यक्षीय का। ठीक है, स्थिर सरकार, शक्ति पृथक्करण, अविश्वास प्रस्ताव का अभाव, केवल महाभियोग, मंत्रिपरिषद का निर्माण विधायिका में से नहीं, एक ही प्रकार की कार्यपालिका, ठीक है ना, सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव, मंत्रिपरिषद मंत्रिपरिषद ही रहती है, संसद या विधायिका नहीं बन सकती, अध्यक्षीय के लक्षण है ये। तो आपके दिमाग में ये बात आ गई होगी कि संसदीय प्रणाली किसको कहते हैं? ब्रिटेन में, भारत में, पाकिस्तान में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना, इन सब देशों में, जापान में, ये कौन सी प्रणाली है? संसदीय। तो इसका मतलब आपके समझ में आ गया। जैसे आपके एक बार प्रश्न आया, मंत्रिपरिषद साथ तैरती है साथ डूबती है, किस प्रणाली का लक्षण है? ये सेकंड ग्रेड जीके का प्रश्न है। संसदीय का हुआ कि नहीं हुआ? साथ तैरेगी साथ डूबेगी, इसका मतलब क्या पूछ रहा है? सामूहिक उत्तरदायित्व है। साथ तैरेगी साथ डूबेगी का मतलब ये हुआ कि एक मंत्री के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव यदि लोकसभा में आ गया और ब्रिटेन में कॉमन सभा में आ गया तो सारी मंत्रिपरिषद जाएगी पारित होते ही। इस प्रकार से शासन के ये 2 प्रकार हैं। इसमें 4-5 बातें याद रखनी है। पहली बात, विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर दुनिया में शासन कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। ठीक है, ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली आई और अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली आई। संसदीय के ये सारे लक्षण हैं और अध्यक्षीय के लक्षण इसके बिल्कुल उल्टे हैं। मंत्रियों का निर्माण विधायिका में से नहीं होता, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी नहीं होती है, मंत्रिपरिषद स्थायी और स्थिर होती है, ठीक है ना, और मंत्रिपरिषद में शक्ति पृथक्करण
अन्य अंगों के साथ में पाया जाता है। क्लियर होगी बात। संसदीय शासन प्रणाली ये सारा समझने वाला है, क्योंकि आगे जब आप सरकार पढ़ोगे, प्रधानमंत्री पढ़ोगे, राष्ट्रपति पढ़ोगे, तब मैं आपको बोलूंगा कि संसदीय शासन प्रणाली में ऐसा होता है, तो वहां ये तो समझ में आना चाहिए ना संसदीय प्रणाली होती क्या है। ठीक है, तो संसदीय शासन प्रणाली शासन का वह रूप है जिसमें ये लक्षण पाए जाते हैं। फ्रांस आया और फ्रांस ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। फ्रांस में अभी तक 5 संविधान बने हैं। अंतिम संविधान 1958 में एक व्यक्ति था चार्ल्स डिगाल, उसने बनाया था। क्योंकि इस प्रणाली में भी कमियां हैं, इस प्रणाली में भी कमियां हैं, इस प्रणाली में भी अच्छाइयां हैं, इस प्रणाली में भी अच्छाइयां हैं। बहुत सारी कमियां इसमें भी हैं, बहुत सारी कमियां इसमें भी हैं। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। हमारे यहां पर 1996 में चुनाव हुए लोकसभा के, 1998 में लोकसभा के चुनाव हुए, 1999 में लोकसभा के चुनाव हुए और 2004 में लोकसभा के चुनाव हुए। 96 में चुनाव, 98 में चुनाव, 99 में चुनाव। कितने साल के बीच में? 3 साल के बीच में। जो चुनाव 15 साल में होने चाहिए थे वो कितने साल में हो गए? क्यों? क्योंकि कोई भी सरकार बने और बहुमत खो दे विधायिका में। अस्थिर सरकार किस प्रणाली का लक्षण? अविश्वास प्रस्ताव किस प्रणाली का लक्षण? इसलिए 96, 98, 99 3 साल के अंदर अंदर 3 चुनाव हो गए जो कि 15 साल में होने चाहिए थे। इसका मतलब संसदीय प्रणाली। और संसदीय शासन प्रणाली की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक समस्या की यह भी है कि अस्थिर सरकार होती है। आप देख लीजिए 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार आई। आप देखिए 80 में इंदिरा गांधी की आ गई, 84 में फिर इंदिरा गांधी की आ गई। 89 से लेकर के लगातार 2014 तक मिलीजुली सरकारें आई। 89 से लेकर के 2014 तक मिलीजुली सरकारें आई भारत में। 89 में वीपी सिंह की, फिर चंद्रशेखर की, फिर पीवी नरसिम्हा राव की, फिर देवगौड़ा की, फिर अटल बिहारी वाजपेयी की, 3 टेन्योर थे, और फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह की। सारी सरकारें 89 से 14 तक सारी मिलीजुली सरकारें थी, खिचड़ी सरकारें थी। ठीक है ना। फ्रांस में भी ऐसा ही होता था। और 1958 से पहले फ्रांस में संसदीय प्रणाली जैसा मॉडल था। वहां क्या होता था, सरकारें गिर जाती थी और औसत निकाला तो 6 महीने के अंदर एक सरकार जा रही थी, केवल इसलिए अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए। ये तो जचा नहीं, सरकार नहीं चुने कि नहीं ये तो खराब सरकार है। और परिणाम ये हुआ कि फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता आ गई। इसलिए फ्रांस ने क्या किया, संसदीय और अध्यक्षीय का मिश्रण कर लिया। संसदीय और अध्यक्षीय का मिश्रण कर लिया। इसमें स्थिर सरकार, इसमें उत्तरदायी सरकार, इसमें प्रश्न पूछने का अधिकार, इसमें बिना प्रश्न पूछे स्थिर सरकार। तो दोनों का मिश्रण कर लिया। और संसदीय और अध्यक्षीय का मिश्रण करने वाला पहला देश कौन सा? फ्रांस। 2 देशों में यह लगभग पाया जाता है, एक भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में और एक फ्रांस में। तो भारत में संसदीय, ब्रिटेन में संसदीय, पाकिस्तान में संसदीय, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इनमें तो है संसदीय। और अमेरिका में कैसा है? अध्यक्षीय। और किस देश में संसदीय और अध्यक्षीय का मिश्रण है? फ्रांस और श्रीलंका। ठीक है। संसदीय की विशेषता और अध्यक्षीय की विशेषता आपके याद होगी। जहां पर स्थिर सरकार होती है अध्यक्षीय, शक्ति पृथक्करण पाया जाता है अध्यक्षीय, नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका पाई जाए संसदीय, सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव अध्यक्षीय, सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय,
साथ तैरते हैं साथ डूबते हैं। संसदीय, एक की गलती सबकी गलती, एक का अच्छा काम सबका अच्छा काम। संसदीय का एक मंत्री यदि अच्छा काम कर देता है ना तो पूरी सरकार का गुणगान होता है, हमारी सरकार ने ये किया, हमारी सरकार ने ये किया। ठीक है ना। मंत्री संसद के सदस्य नहीं होंगे, अध्यक्षीय। ठीक है ना। अब यहां पर एक चीज बता देता हूं, इस संसदीय में अच्छाई क्या है और इसमें बुराई क्या है। सबसे पहले देखिए, जब लक्षण समझ में आ गए तब इसकी अच्छाई और बुराई भी समझ में आ जाएगी आपके। देखना, यदि आपने 5 वर्ष के लिए सरकार चुनी, 5 वर्ष के लिए सरकार चुनी और यदि अच्छा काम नहीं कर रही है तो संसदीय का फायदा क्या है, क्या आ जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा। अच्छाई है कि नहीं है कि अच्छे काम के लिए बनाया था, अच्छा काम नहीं कर रही है, हटाओ, क्यों ढोए 5 साल। और अध्यक्ष में एक बार बना दी, अब तीर कमान से निकल चुका है 4 साल के लिए, अब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। बोलो, अच्छाई। लेकिन इसका नुकसान भी है। दूसरा देखो आप, इसकी अच्छाई, हर चौथे महीने संसद का सत्र होता है। भारत में, ब्रिटेन में होता है कि नहीं होता है। संसद के सत्र में सारे मंत्री बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं, और सांसद बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। और सांसद मंत्री से पूछता है सबके सामने, मंत्री महोदय इस प्रश्न का उत्तर बताइए। पूरा देश देखता है और सांसद मंत्री से प्रश्न पूछता है, तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती है, उत्तरदायित्व बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है, कंट्रोल बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है। और अध्यक्षीय में एक बार मंत्री बन गया, वो संसद आता ही नहीं है, उससे प्रश्न पूछ ही नहीं सकते। कमी हुई कि नहीं हुई। हमारे यहां संसदीय है और संसदीय का अच्छा फायदा क्या है, जिम्मेदारी है। हर चौथे महीने मंत्री महोदय से कोई भी सांसद प्रश्न पूछ सकता है, और प्रश्न पूछता है तो दबाव आता है, काम करेगा। अध्यक्षीय में मंत्री संसद का सदस्य ही नहीं है, और सदस्य नहीं है तो संसद में आएगा नहीं, और संसद में नहीं आएगा तो प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ठीक है ना। तो ये इसका अच्छा है। दूसरा, इसमें देखो आप, अध्यक्षीय में बहुत बड़ा गुण है एक, योग्यता के आधार पे मंत्री बनते हैं। देखना आप, मंत्री योग्य होता है अध्यक्षीय में, और संसदीय में अयोग्य मंत्री होते हैं। कैसे? जैसे भारत में मंत्री बनाना है तो कितने लोगों में से मंत्री बनाओगे आप? 543 तो तुम्हारी लोकसभा में और 245 तुम्हारी राज्यसभा में, इनके अंदर से ही तो मंत्री बनाओगे आप। यानी प्रधानमंत्री को मंत्री बनाने के लिए इनमें से बनाना पड़ेगा। अमेरिका में ऐसा नहीं है, अध्यक्षीय में ऐसा नहीं है। अब ढूंढा इनमें से कि एक भी व्यक्ति सेना से जुड़ा हुआ नहीं है। इन 750 लोगों में से एक भी व्यक्ति या एक भी योग्य व्यक्ति नहीं जो सेना से जुड़ा हुआ, तो रक्षा मंत्री किसको बनाए? बताओ, समस्या होगी कि नहीं होगी? और अमेरिका में क्या होगा, अध्यक्ष में क्या होगा, जो देश का सबसे अच्छा सेना का कमांडर रहा है उसको राष्ट्रपति फोन करता है, आइए मेरी सरकार में रक्षा मंत्री बन जाइए। कि जो व्यक्ति 30 साल तक सेना में नौकरी करता है वो अच्छा रक्षा मंत्री होगा कि नहीं होगा? कैसे बना वो? क्योंकि चुनाव लड़ना जरूरी नहीं था। विशेषज्ञ व्यक्ति मंत्री बना कि नहीं बना, योग्य व्यक्ति मंत्री बना कि नहीं बना। अपने यहां पर जो चुनाव लड़ करके गया है, जो सांसद है, जो संसद की मेंबरशिप ले रखी है, वो ही मंत्री बन सकता है। और वो कौन है? योग्यता के आधार पे बनते हैं कि राजनीतिक उठाव पटक या चालबाजी के आधार पे बनते हैं? सीधी सी बात है, योग्य मंत्री, योग्य व्यक्ति संसद में जाते नहीं है। इसलिए यहां पर संसदीय शासन प्रणाली की सबसे बड़ी कमी है, अयोग्य व्यक्ति शासक सरकार में जाते हैं, जबकि अध्यक्षीय में योग्यता के आधार पर बनते हैं। जो कभी रेल में नहीं बैठा वो रेल मंत्री बनता है, जो कभी कॉलेज नहीं गया वो शिक्षा मंत्री बनता है। ठीक है ना। जबकि अध्यक्षीय में ऐसा नहीं होता है।
तो योग्यता के आधार पर मंत्रियों का निर्माण अध्यक्ष में होता है, ठीक है। और संसद में से बनाना मजबूरी होती है सरकार की इस सिस्टम के अंदर, इसलिए मंत्री यहां से बनते हैं। तो इसकी अच्छाई भी है, उत्तरदायित्व होता है। इसकी बुराई यह है कि इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। 4 साल, एक बार बन गया 4 साल रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये संसदीय और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है। शायद आपकी बात समझ में आ गई होगी, संसदीय किसको कहते हैं और अध्यक्षीय किसको कहते हैं। इससे जुड़े हुआ किसी भी प्रकार का एक प्रश्न जरूर आता है, ग्रेड 2 में एक प्रश्न जरूर आता है, हर हालत में आता है संसदीय और अध्यक्षीय में से, ठीक है ना। अब देखो अगली बात पे आता हूं मैं, संसदीय या संसदात्मक। ये भारतीय संविधान की विशेषता है। भारतीय संविधान की विशेषताओं में संसदीय शासन प्रणाली विशेषता है, और इसके अंदर क्या क्या विशेषता है ये मैंने अभी आपको बताई है, यही तो बताया है। अब आगे जब हम पढ़ेंगे सरकार, तब ये चीजें बार बार आएंगी, ठीक है ना। जैसे हमने पढ़ा कि संसदीय शासन प्रणाली में नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका पाई जाती है। 2 होते हैं, एक नाम का और एक काम का। ये जो नाम मात्र होता है इसके नाम पर होता है और वास्तव में करता और है कोई। और ये जो झंझट चलता है दोनों के बीच में, इसके कारण से विद्यार्थियों के बहुत सारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। जैसे कोई भी कार्य है उसमें पीछे तो प्रधानमंत्री छुपा होता है और नाम होता है राष्ट्रपति का। जितने भी बड़ी महत्वपूर्ण नियुक्तियां राष्ट्रपति करता है, लेकिन पीछे कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। जैसे मंत्री परिषद की नियुक्ति, यानी मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन सलाह किसकी होती है? प्रधानमंत्री की होती है। अब विद्यार्थी ये नहीं डिसाइड कर पाता कि व्यवहार में तो ये होता है और सिद्धांत में ये होता है। सिद्धांत में राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति कुछ भी नहीं कर सकता बिना प्रधानमंत्री के कहे। ऐसा मॉडल हमारे यहां पर पाया जाता है, ब्रिटेन में पाया जाता है। इस व्यवस्था में ये मॉडल हमने लिया है ब्रिटेन से। ब्रिटेन में होता है राजा, और अभी आपको पता ही है कि 4 दिन पहले चार्ल्स थर्ड का राज्यारोहण हुआ है ब्रिटेन में। चार्ल्स थर्ड राजा बने एलिजाबेथ सेकंड का देहांत होने के बाद में। अब देखो आप, ब्रिटेन में राजा है और भारत में इसी स्थान पर कौन है? राष्ट्रपति है। हमने संसदीय प्रणाली कहां से ली? ब्रिटेन से। लेकिन ब्रिटेन की संसदीय और भारत की संसदीय में अंतर देखना आप। वहां नाम मात्र का कार्यपालक राजा है और यहां नाम मात्र का राष्ट्रपति है जो निर्वाचित है, और ये नाम मात्र का कार्यपालक वंशानुगत है। ब्रिटेन में नाम मात्र की कार्यपालिका राजा या रानी होता है, जो कि कैसे आता है? वंशानुगत। चार्ल्स थर्ड की माता थी एलिजाबेथ सेकंड, जिनका देहांत हो गया पिछले दिनों। उनके स्थान पर चार्ल्स थर्ड आ गया राजा। भारत में राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर के क्या है? निर्वाचित है। अब आपने एक नाम सुना होगा, लोकतांत्रिक गणराज्य। ये चीजें समझने वाली जरूरी है। लोकतांत्रिक गणराज्य, भारत कैसा देश है? लोकतांत्रिक गणराज्य। ब्रिटेन लोकतांत्रिक गणराज्य नहीं है। क्यों नहीं है? ब्रिटेन लोकतांत्रिक गणराज्य क्यों नहीं है? क्योंकि राजा वहां पर वंशानुगत आता है, और जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत आता है वो गणराज्य नहीं हो सकता। और भारत का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति है, जो कि निर्वाचित है। निर्वाचित होता है वो ही गणराज्य होता है, अन्यथा गणराज्य नहीं होता है। ठीक है, तो भारत लोकतांत्रिक गणराज्य क्यों है? क्योंकि हमारे यहां राष्ट्रपति निर्वाचित है। ब्रिटेन लोकतांत्रिक गणराज्य क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर
वंशानुगत है। ये भी नाम मात्र की कार्यपालिका है और ये भी नाम मात्र की कार्यपालिका, लेकिन दोनों में फर्क हुआ कि नहीं हुआ? तो ब्रिटेन और भारत की नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका में फर्क है। दूसरा देखो आप, ये जो ब्रिटिश राजा होता है ये वास्तव में ही नाम मात्र का होता है, ये वास्तव में ही नाम मात्र का होता है। वास्तव में कैसे? आपको पता होगा कि यदि ब्रिटिश राजा के या रानी के पास में यदि संसद ये लिख करके भेज दे या प्रधानमंत्री ये लिख करके भेज दे कि राजा मर गया, तो राजा जाते ही साइन कर देता है कि हां मैं मर गया। अब बताओ, हमारे यहां राष्ट्रपति को यदि प्रधानमंत्री या लोकसभा लिख करके भेज दे कि राष्ट्रपति का देहांत हो गया, तो राष्ट्रपति कहेगा पुनर्विचार कर लो। अंतर हुआ कि नहीं हुआ? अंतर हुआ कि हमारे यहां राष्ट्रपति के पास में विवेकीय शक्तियां हैं, ब्रिटेन में राजा के पास में विवेकीय शक्तियां नहीं है। तो अंतर है। ब्रिटिश राजा के बारे में कहा जाता है कि ये कभी गलती नहीं करता। क्यों? क्योंकि कोई काम ही नहीं करता। गलती तो वो करेगा ना जो काम करेगा। तो ब्रिटिश राजा कोई काम नहीं करता, केवल नाम का है। तो भारत की संसदीय प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में भी अंतर है थोड़ा सा। दूसरा देखिए क्या अंतर है। लोकसभा, ब्रिटेन में ऐसा ही एक सदन है जिसका नाम है कॉमन सभा। कॉमन मानी लोक ही होता है, सामान्य जनता ही होता है कॉमन। भारत में राज्यसभा है और ब्रिटेन में इसका नाम है लॉर्ड सभा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली है और हमने कहा कि संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली है, लेकिन वैसी की वैसी ली है क्या? हमारे यहां यह सदन निर्वाचित होता है, जबकि ब्रिटेन में यह सदन वंशानुगत होता है, पूरी तरह से वंशानुगत होता है। ब्रिटेन में लोक सभा में जितने भी सदस्य होते हैं वंश परंपरा से आते हैं। हमारे यहाँ राज्यसभा में केवल 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, कला साहित्य विज्ञान वाले, वो भी वंशानुगत नहीं है, वो नॉमिनेट होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो कोई ये कहे कि हमने ब्रिटेन से लिया है संसदीय प्रणाली, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर हुआ कि नहीं हुआ? हाउस ऑफ लॉर्ड्स है जो पूरी तरह से हेरिडिटरी है, वंशानुगत है, और भारत में वंशानुगत का कोई लेना देना नहीं है। भारत में राष्ट्रपति निर्वाचित है जबकि ब्रिटेन में राजा वंशानुगत है। तो दोनों देशों में संसदीय प्रणाली है, लेकिन दोनों देशों की संसदीय प्रणाली में गहरा अंतर पाया जाता है। लेकिन इतना अंतर होते हुए भी और बहुत सारी समानताएं पाई जाती हैं, जैसे प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर जितना भी है वो सारा का सारा ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। सारा का विधान, लोकसभा का अध्यक्ष, उसकी क्रियाविधियां, उसकी प्रणालियां, सदन को चलाने के तरीके सारे ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है भारत के, ठीक है ना, एक दो परंपराओं को छोड़ करके। तो भारत संसदीय प्रणाली वाला देश है जो कि ब्रिटेन से ली है, लेकिन दोनों देशों की संसदीय प्रणाली में बहुत अंतर है। ब्रिटेन में राजा जो कि वंशानुगत, जबकि भारत में राष्ट्रपति निर्वाचित। ब्रिटेन में उच्च सदन लोकसभा वंशानुगत, जबकि भारत में उच्च सदन राज्यसभा निर्वाचित। ठीक है। तो संसदीय शासन प्रणाली शासन का वह रूप जो विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर तय होता है कि यदि संबंध गहरे हैं तो संसदीय है और यदि संबंध गहरे नहीं है तो अध्यक्षीय है। ठीक है। दोनों देशों का मॉडल मैंने समझा दिया है। अध्यक्षीय का उदाहरण अमेरिका देकर के समझा दिया है और संसदीय का ब्रिटेन का उदाहरण देकर के समझा दिया है। दोनों में ये फर्क है। अब इसमें से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, संसदीय और अध्यक्षीय में से आपको ज्यादा याद रखना है कौन सा? संसदीय। ठीक है। इसमें सिंपल सी बात पूछ लेगा कि कौन सा लक्षण किसका है बस, और लक्षण आपके समझ में आ जाना चाहिए। गहरा संबंध है विधायिका और कार्यपालिका का, कौन सा हुआ? संसदीय। साथ तैरते हैं साथ डूबते हैं, संसदीय का। एक की गलती सबकी गलती, अस्थिर सरकार, दो प्रकार की कार्यपालिका, एक नाम की और एक काम की, संसदीय। विधायिका में से कार्यपालिका बनती हो,
कार्यपालिका में अस्थिरता, संसदीय कार्यपालिका में अस्थिरता यानी अविश्वास प्रस्ताव। और इसका उल्टा कर लो, स्थिर सरकार, विधायक और कार्यपालिका में बहुत सारी दूरी, अध्यक्षीय। स्थिर सरकार अध्यक्षीय, विधायिका विधायिका ही रहती है, कार्यपालिका नहीं बन सकती, अध्यक्षीय। ठीक है, ये आपके पहली चीज समझ में आ जानी चाहिए। अब दूसरी पे आ जाता हूं, एकात्मक और संघात्मक पे। देखो, एकात्मक शासन और संघात्मक शासन, संघात्मक या संघीय। देखो, दुनिया में दो मॉडल हैं, एकात्मक और संघात्मक। इन दोनों में भी मिश्रण किया गया है, इसलिए जिसका सबसे बड़ा उदाहरण भारत है। इसलिए कोई व्यक्ति तो भारतीय संघीय व्यवस्था को अर्ध संघीय कहता है, कोई सहकारी संघ कहता है, कोई सौदेबाजी का संघ कहता है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म। भारतीय संघवाद के लिए अलग अलग नाम दिए गए हैं, लेकिन पहले तो यह समझ में आना चाहिए कि एकात्मक किसको कहते हैं और संघात्मक किसको कहते हैं। जहां केवल एक ही सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, वो होता है एकात्मक। तो पहली बात तो क्या होगी कि एक ही सरकार हो, एकात्मक हुई कि नहीं हुई। एक ही नागरिकता हुई, जिसको आप इकहरी नागरिकता बोलते हो। नागरिकता भारत में दोहरी है कि इकहरी है? इकहरी है। इकहरी नागरिकता एकात्मक का है, जबकि भारत के लिए कहते हैं हम संघात्मक है। ठीक है ना, क्योंकि हमारे जो संविधान की जो पहली लाइन है वो ये कहती है कि भारत राज्यों का संघ है। अब देखो आप, ये जो संघ शब्द काम में लिया है, इसके लिए संविधान में यूनियन शब्द काम में लिया है। भारतीय संविधान में कहीं पर भी फेडरल या संघीय शब्द काम में नहीं लिया है, ध्यान रख लेना। फेडरल या संघीय शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं लिया गया है, यूनियन शब्द काम में लिया गया है। इसीलिए तो आपने नाम सुना होगा यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जबकि 35 वाले एक्ट में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन था। तो संविधान के किसी भी भाग में कहीं पर भी हमारे संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। भारत संघात्मक है, लेकिन संघात्मक शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया है। याद रह जाएगा, संघात्मक है भारत, लेकिन संविधान में संघात्मक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। कौन से आर्टिकल में क्या शब्द काम में लिया गया है? आर्टिकल 1 में, अनुच्छेद 1 में क्या शब्द काम में लिया गया है? यूनियन। ये प्रश्न वो प्रश्न है जिसको याद रखना ही रखना है, क्योंकि बहुत रिपीट होता है। ऐसे प्रश्न गलत होते हैं ना तो विद्यार्थी को बहुत नुकसान होता है, क्योंकि अन्य विद्यार्थियों का वो सही होता है। भारतीय संविधान में यूनियन शब्द का प्रयोग आर्टिकल 1 में लिया गया है, फेडरल शब्द, संघीय शब्द संविधान में कहीं पर भी नहीं लिया गया है, जबकि भारत संघात्मक देश है। ठीक है ना, तो संघात्मक के बहुत सारे लक्षण है इसलिए संघात्मक है, और एकात्मक के बहुत सारे लक्षण है इसलिए भारत एकात्मक है। इसमें दो ही प्रश्न ज्यादा आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण एकात्मक का है, कौन सा लक्षण संघात्मक का है। एक तो ये प्रश्न बनता है, और एक ये जो अभी मैंने प्रश्न बताया ये प्रश्न आता है। एक प्रश्न बहुत बार रिपीट होता है कि भारत ने संघीय व्यवस्था किस देश से ली है? कनाडा से ली है। हमारा संघात्मक मॉडल किस देश से प्रेरित है? कनाडा के संविधान से। एकात्मक ब्रिटेन में। हमने जब हमारी संविधान सभा संविधान बना रही थी
ध्यान से सुनना मेरी बात, मिश्रण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? एकात्मक का मतलब होता केवल केंद्र की सरकार, और ये कहां पर है? ब्रिटेन में। ब्रिटेन और भारत की तुलना करें तो आबादी का कितना फर्क है पता है आपको? ब्रिटेन में एक ही सरकार है, केंद्र की सरकार है, लंदन में बैठती है, और आजकल ऋषि सुनक उसको संभाल रहे हैं। अभी उसकी 6.25 करोड़, 5.70 करोड़ के आसपास आबादी है ब्रिटेन की। भारत की कितनी है? 140 करोड़, और ब्रिटेन की है मान लो अधिकतम 6 करोड़। 6 करोड़ लोगों के लिए एक सरकार, और भारत में 140 करोड़ लोगों के लिए एक ही सरकार हो तो क्या अच्छा काम होगा? अमेरिका की आबादी है 25 करोड़ और हमारे यूपी की आबादी है 26 करोड़। जितनी ब्रिटेन की आबादी है 6 करोड़, उतने तो हमारी ट्रेन में रहते हैं 24 घंटे। अब आप देख लो, तो क्या ऐसा शासन संभव था भारत में? इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया कि ना 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 ना, एक सरकार तो नहीं संभाल सकती। फिर दूसरी सरकार अमेरिका वाली संघात्मक, इसको देखा तो इसमें क्या किया, भारतीय संविधान सभा ने पढ़ा कि अमेरिका का मॉडल कैसा है कि साहब संघात्मक है, क्या देखो क्या क्या है कि वहां केंद्र और राज्य हैं, दोनों हैं, और राज्यों का अपना संविधान है, राज्यों की अपनी नागरिकता है, और संवृत्ति सूची पर यदि कोई विवाद हो जाता है तो अंतिम निर्णय भी राज्यों का होगा। संविधान सभा के पढ़ते दिमाग खराब हो गया कि अलग संविधान राज्यों का। 50 राज्य हैं अमेरिका में, तो एक तो केंद्र का संविधान है, 50 राज्यों के संविधान, तो अमेरिका में टोटल संविधान कितने हो गए? 51 संविधान हो गए। हम तो एक पढ़ते पढ़ते पागल हो गए, वहां 51 संविधान है। दूसरा, हर राज्य की नागरिकता भी अलग, और संवृत्ति सूची पर यदि केंद्र के साथ लड़ाई हो जाती है तो निर्णय भी अंतिम राज्य का ही। यदि भारत में ये तीनों चीजें राज्यों को दे दें तो क्या हो जाएगा? अरे ममता बनर्जी को कहते हैं कि संविधान भी तेरा अलग, नागरिकता भी तू तेरे हिसाब से दे दे, और सेंटर से साथ लड़ाई होगी तो तेरा ही निर्णय अंतिम होगा, तो देश का टुकड़ा नहीं हो जाएगा क्या? नया देश बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ये तो 70 साल बाद की कहानी है। ये देखते दिमाग खराब हो गया भारत वालों का, और हमने दिया था एक राज्य को अलग संविधान, वापिस लेना पड़ा कि नहीं लेना पड़ा? तो ये मॉडल था जो अमेरिका का था, इस कारण से हमने ये नहीं अपनाया। तो इसलिए तो अमेरिका का संघात्मक नहीं लिया, और इसलिए ब्रिटेन का एकात्मक नहीं लिया, बीच का मॉडल लिया कनाडा वाला, और कनाडा वाला में ये मॉडल था यूनियन वाला मॉडल। ये सबसे सफल रहा हमारे यहां पर। ठीक है, कल इसकी आगे से चर्चा करेंगे।